प्यारे बच्चों, पुराने वक्तों की बात है कि इंडिया के एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम रजीत और एक का नाम कुमार था। उन दोनों की आपस में गहरी दोस्ती थी। उनका खाना पीना, घूमना फिरना सब इकट्ठे होता, यहाँ तक कि वो अक्सर एक दूसरे के घरों में सो भी जाया करते थे। पूरा गांव उनकी दोस्ती से वाकिफ था। सब जानते थे कि वो एक दूसरे के बगैर कोई काम ना करते। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि दोनों की दोस्ती में दरार पड़ गई। हुआ कुछ इस तरह कि रजीत की एक खाला थी। उस खाला का एक मकान था। खाला ने मकान उस शख्स के लिए रख छोड़ा था जो भी उसकी जिम्मेदारी संभाले, क्योंकि खाला की अपनी ना तो कोई औलाद थी और ना ही अब उसका शौहर जिंदा था। खाला चाहती थी कि कोई बंदा हो जो उसकी जिम्मेदारी संभाल ले, जो उसको 2 वक्त की रोटी दे दे, जो उसके कपड़े धो दे, क्योंकि वो खुद बूढ़ी हो चुकी थी। तो उसने यही बात जब रजीत से की तो रजीत ने कहा, अरे खाला, ये कोई पूछने की बात है? कैसी बात करती हो? अरे मैं ही तो हूँ तुम्हारा बेटा। तुम्हारी अपनी औलाद नहीं तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी औलाद ही की तरह हूँ। तुम्हारी सगी औलाद से ज्यादा बढ़ के तुमसे प्यार करूँगा। तुम बस बेफिक्र रहो, अपना सामान उठाओ और हमारे घर आ जाओ। हाँ बेटा, मैं जानती थी सिर्फ तुम हो जो मुझे संभाल सकते हो। तुम्हारी बीवी भी बड़ी अच्छी है, मैं बस इसीलिए चाहती थी। हाँ हाँ खाला, क्यों नहीं, आ जाओ तुम, कल की आज आ जाओ। देखना मैं तुम्हारी कैसे खिदमत करूँगी, दिनों में तुम्हें जवान कर दूंगी। खाला ये सुन के बहुत खुश हुई। उसको लगा कि हाँ ठीक है, वो वाकई उसके बेटे और बहू की तरह हैं जो उसकी जिम्मेदारी संभाल लेंगे। खाला ने झट से अपने मकान के कागजात रजीत के नाम कर दिए। उसने पूरी मकान के तमाम कागजात, रजिस्ट्री वगैरह हर चीज़ रजीत के हवाले की और उससे कहा कि आज से बेटा इस मकान के जिम्मेदार तुम हो। रजीत कहने लगा, अरे खाला, ये तो तुम तकल्लुफ कर रही हो। ये मकान तुम मेरे नाम ना भी करते तो भी तुम मेरी खाला हो, मेरी माँ जैसी हो। तुम्हारी खिदमत करना तो मुझ पर फर्ज है। हाँ बेटा, जानती हूँ, लेकिन मैं फिर भी इस मकान को रख के क्या करूँगी? आखिर तुम मेरी इतनी खिदमत करोगे तो बदले में मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए। अरे खाला, आप सही कह रही हैं, कोई बात नहीं, जाहिर है हम आपके बच्चों की तरह हैं, तो आपकी हर चीज के हकदार हम ही तो होंगे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं थी। लेकिन हालात बहुत जल्द बदल गए। रजीत की बेबी उसको बहुत जल्द आंखें दिखाने लग गई। सुबह से बैठी हुई हैं आप, सुबह से आपने कुछ भी नहीं किया। बंदा इतना ही देख लेता है कि मैं काम कर रही हूँ, बंदा हाथ उठा देता है। अरे बहू, तुम्हें पता है मेरी बूढ़ी हड्डियों में कहाँ दम है, मैं कहाँ इतना काम कर सकती हूँ। इस तरह से दोनों की थोड़ी सी तू मैं हो गई। लेकिन बात ज्यादा बढ़ने से पहले ही उन दोनों ने एक दूसरे को चुप करवा दिया। लेकिन फिर चंद दिन बाद दोबारा से तू मैं शुरू हो गई, क्योंकि अब रजीत की बेबी उस खाला की रोटी पानी का भी ख्याल ना करती थी। तो खाला को ये बात बुरी लगी। खाला उससे कहने लगी, अरे बहू, तुम्हें पता है मैं सुबह से भूखी हूँ, ना तुमने मुझे खाने का पूछा ना पानी का पूछा। आखिर मैं कब तक भूखी रहूँ? मुझ बूढ़ी को जाहिर है खाने की भी जरूरत है। हाँ हाँ, बस खाने का ही तो पता है आपको, खाने के अलावा भी कोई काम आता है? बस जब देखो खाना खाना खाना। हमारे पास इतनी रोटियां नहीं कि हर वक्त को इधर उधर डालते रहें। ये कैसी बात कर रही हो बहू तुमने मुझे खाना नहीं देना, कोई एहसान नहीं करोगी? इतना बड़ा मकान तुम्हें दिया है मैंने। बस कर दीजिए, मकान के ताने देंगी आप? ये क्या बात हुई? अब बात सुन लो, जरा जरा सी बात है हमें मकान के ताने सुनने को मिलेंगे। मकान ना हो गया कोई महल हो गया। इतने देर में रजीत भी आ गया। सुन लीजिए अपनी खाला की बातें, कह रही हैं आपको मकान दिया है, तो मकान दिया है तो कौन सा महल हमारे नाम कर दिया? हर वक्त की बातें सुनते रहो इनसे हर वक्त। तुमने आगे से क्या कहा? तुम्हें भी तो अपनी जुबान को बंद रखना चाहिए। रोज रोज के झगड़ों से तंग आ गया हूँ मैं। समझाओ अपनी बीवी को, एक तो रोटी भी नहीं देती खाने को, ऊपर से कहती है काम करो काम करो। मैं पूछती हूँ मैं कोई नौकरानी हूँ यहाँ की? ये क्या बात हुई भला?
तुम दोनों की आपस की लड़ाई से तंग आ गया हूँ मैं। तुम दोनों को इस बात को समझना चाहिए। ना मेरे पास ज्यादा पैसे हैं कि मैं इधर उधर रोटियां बांटता फिरूं, और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं लाजमाए रखूं। तुम भी सुन लो, खाला को साथ लगा लिया करो काम करने, और दिन में एक वक्त की रोटी दे दिया करो। हाँ हाँ बेटा, सही कह रहे हो, खाला को काम पे लगा लो साथ, और रोटी एक वक्त की दे दिया करो। इससे तो अच्छा था मैं मकान अपना कहीं बाहर भेज देती। खाला जाने दे, बस कर दो आप भी। मकान 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 की रट लगाई हुई है। हाँ, यही बात तो मैं कह रही हूँ। बस मकान एक हमारे नाम कर दिया तो हमारी जान को अजाब आ गया। और इस तरह से उनकी अच्छी खासी लड़ाई होगी। खाला कहने लगी, तुम दोनों का फैसला मैं पंचायत में करूंगी। तुम दोनों ने बहुत जल्द आंखें बदली हैं। जाइए जाइए, जो करना है कीजिए, हमें किसी का कोई डर नहीं है। हम किसी से डरते नहीं। हम लोगों ने कौन सा जुल्म किया है आप पर? हद हो गई। जाइए खाला जाइए, आपको पता नहीं क्या हो गया है। जाए, जो करना है आप कर ले, मुझे तो किसी का डर नहीं। मैंने कौन सा जुल्म कर दिया था आप पे जो मैं किसी से डरूं? ठीक है बेटा, अब तुम्हारा फैसला पंचायत में ही होगा, और तुमसे मैं अब पंचायत में ही मिलूंगी। हाँ हाँ जाइए, पंचायत में मेरे ही दोस्त हैं सारे, कौन आपकी सुनवाई करेगा? पंचायत के सरपंच की बात करते हैं। कुमार तो मेरा इतना अच्छा दोस्त है। जाइए, आपको जो करना है कर ले। इस गांव छोड़ साथ वाले गांव की भी पंचायत इकट्ठी कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस तरह खाला परेशान होती हुई पंचायत के लिए निकल गई। वो दिल ही दिल में रोती जाती कि आज मेरी औलाद होती तो शायद ऐसा ना करती, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। वो मकान उसके रजीत के नाम लगा के बहुत बड़ी गलती कर चुकी थी। खैर, उन्होंने पंचायत में गई और जब सबको इकट्ठा कर लिया तो पंचायत ने कहा कि जाहिर है फैसला तो सरपंच ही करेंगे। पंचायत में तमाम मामला सुनाया गया और पंचायत का सरपंच जो था वो रजीत का गहरा दोस्त यानी कुमार था। फैसला तो कुमार को ही करना था। अब खाला जानती थी कि कुछ भी हो सकता है। जब कुमार ने उससे कहा, हाँ, मैं कैसे फैसला कर सकता हूँ? आप भी जानती हैं और सारा गांव जानता है कि रजीत मेरा कितना अच्छा दोस्त है, तो मैं कैसे कोई फैसला कर सकता हूँ? कहीं मुझसे इंसाफ में कोताही हो गई। जाने दो बेटा, क्या तुम दोस्ती की वजह से सच्ची बात ना करोगे? क्या तुम्हारे दिल में अल्लाह का कोई डर नहीं है? तुम क्यों नहीं चाहते कि तुम सच्ची बात करो? इंसाफ करो बेटा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इंसाफ ही करूं। और उसने फौरन ताक ताक के रजीत से सवाल करना शुरू कर दिए। तो रजीत से कहने लगा, तुमने जब मकान अपने नाम करवाया था, क्या तुमने ये कहा था कि मैं खाला की खिदमत करूंगा? हाँ हाँ, उस वक्त मेरे हालात अच्छे थे, तब मुझे थोड़ी पता था कि मुझे कारोबार में नुकसान हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा। मैं क्या जानता था? जो भी था, लेकिन खाला का मकान तुमने लिया। अगर तुमने खाला का मकान लिया है तो तुम्हें उनकी जिम्मेदारी पूरी संभालनी चाहिए थी। ये तो बात नहीं कि मकान ले लिया। तुम कैसी बातें कर रहे हो कुमार? अरे जाने दो, उसको बात करने दो, सही कह रहा है वो। ये क्या बात कर रहे हो भाई? मेरा कारोबार में नुकसान हुआ है, मैं क्या करूं मकान को? अच्छी खासी तू मैमे के बाद जब कुमार ने फैसला किया तो उसने कहा, ये बात साफ है कि रजीत ने खाला का मकान लिया है और इसलिए उसको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अगर वो जिम्मेदारी नहीं उठाता तो उसको मकान खाला का वापस कर देना चाहिए, क्योंकि अगर उसको कारोबार में नुकसान हो गया और उसको लगता है कि वो खाला की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता तो उसको फौरन से पहले खाला का मकान वापस कर देना चाहिए। और इस तरह से वो मकान खाला को वापस कर दिया गया। लेकिन रजीत और कुमार एक दूसरे के दुश्मन बन गए। खास तौर पे रजीत को तो बहुत बुरा लगता था कुमार। जब भी वो कुमार को देखता उसको गुस्से से मुट्ठियां भींच जाती थी। वो बहुत गुस्सा करता, उसका दिल करता था कि वो कुमार को कच्चा चबा जाए, लेकिन वो बर्दाश्त किए हुए था और किसी मौके की तलाश में था। वो बदला लेना चाहता था और ऐसा मौका आ ही गया, क्योंकि कुमार ने अपना एक बैल गांव के एक बनिए के आगे बेच दिया था। वो बनिया, उसका नाम साधु था और साधु बहुत ही कमीना इंसान था। लेकिन जब उसने कुमार से बैल खरीदा तो बैल बहुत सेहतमंद और हट्टा कट्टा था। लेकिन साधु ने कहा कि मैं बैल की कीमत तो मैं 1 माह बाद अदा करूँगा, और इस तरह से उसने बैल ले लिया। फिर जब कुमार बैल की रकम का तकाजा करता तो साधु उसको साफ कह देता, अरे भाई, तुम्हारा बैल तो इतना कमजोर है, ना कुछ काम करता है, मुझे तो कोई मुनाफा नहीं दे रहा, मैं कहाँ से तुम्हें पैसे दे दूं? और उसने उसको कुछ ना खिलाया पिलाया और हल जोत जोत के उस बैल को कमजोर कर दिया और आखिर वो बैल मर गया।
तो तब साधु कहने लगा, देखो तुम्हारा बैल तो मर भी गया, बीमार बैल तुमने मेरे माथे मर दिया। तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम जानते हो बैल सेहतमंद और तंदुरुस्त था। मैंने जब बैल तुम्हें दिया तो तुम उससे काम करते थे। ये क्या बात कर रहे हो तुम? कितना काम कर लिया मैंने 1 महीने में। 1 महीने में कोई बैल मर तो नहीं जाता। और इस तरह से साधु साफ मुकर गया। हालांकि सारी गलती उसकी थी। उसने बैल को दिन रात हल में जोता और उसको खाने को भी कुछ ना देता था, क्योंकि वो जानता था कि वो बैल उसकी उधार पर लिया गया है। उसने दिन रात उससे काम ले लेके उसको कोई खाना ना खिलाया और आखिर भूख प्यास से वो बैल मर गया। जब उन दोनों की तू में आपस में पहुंच बढ़ गई तो फैसला पंचायत तक पहुंच गया। कुम्हार ने कहा कि मैं फैसला पंचायत में करूंगा, और इस तरह से वो दोनों पंचायत चले गए। शायद अब वो मौका आ चुका था कि रजीत अपना बदला लेता, क्योंकि इस बार कुमार की बजाय रजीत सरपंच था और पूरी पंचायत में ये फैसला रजीत ही के जिम्मे डाला गया कि रजीत दोनों तरफ के बयानात सुने और फैसला वही करे, क्योंकि ये काम तो सरपंच का था। और इस तरह से जब उन्होंने बयान सुनने शुरू किए, फैसले की बारी रजीत की थी और रजीत सोच रहा था कि आज तो मौका मिल ही गया, आज तो मैं भी उसी सीट पर हूँ। रजीत ने फौरन कहा, तो बताओ, जब तुमने बैल लिया था तो क्या वो बैल बीमार था? जब तुमने इसके आगे बैल बेचा तो क्या बैल बीमार था? कुमार कहने लगा, नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। वो बिल्कुल तंदुरुस्त था। मैंने बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त बैल इसके आगे बेचा था। ये झूठ बोलता है, बैल बीमार था, इसने मुझे बीमार बैल दिया है। मैं क्यों गलत बात करूंगा? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अच्छा, अगर वो बीमार बैल था तो तुमने उसको खरीदा ही क्यों? और दूसरी बात ये है कि जब तुमने उसको कहा था 1 माह बाद रकम अदा करोगे तो तुम्हें करनी चाहिए थी। हाँ भाई, इसने तंदुरुस्त बैल के कहा था कि 1 माह बाद ये रकम अदा कर देगा, लेकिन मैं कहाँ से रकम अदा करूं जब मैंने उस बैल से कुछ कमाया ही नहीं। मैंने तो सोचा था बैल के सर से कुछ रुपए कमाऊंगा और उन्हीं से अपना कर्जा उतार लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। भाई, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। सिर्फ इसने बैल खरीदा और 1 माह के बाद रकम अदा करने का कह दिया। तो बैल तो बीमार था, मैं क्या करता? मुझे थोड़ी पता था बैल बीमार है। तुम अब ये कहते जाते हो रकम अदा करो, रकम अदा करो। कुमार को डर था कि रजीत कुछ भी फैसला कर सकता है, लेकिन रजीत जब बहुत सोचने के बाद बोला तो उसने कहा, साधु गलत बात कर रहा है। जब उसने बैल खरीदा था तो ऐसा कोई माहदा नहीं हुआ था कि बैल को कुछ हो गया तो वो पैसे नहीं देगा। जब उसने बैल 1 माह के उधार पर लिया तो उसको 1 माह के उधार पर रकम वापस देनी, रकम पूरी देनी चाहिए। रकम की अदायगी उसके सर पे है, इसलिए उसको चाहिए कि रकम पूरी की पूरी अदा करे। कुमार ये सुन के हैरान रह गया कि रजीत ने क्या फैसला किया था, लेकिन कुमार जानता था कि आज जिस सीट पर वो है उस सीट पर बैठ के कोई भी गलत फैसला करना इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सीट अल्लाह ताला ने उसे दी थी और वे मुंसिफ अल्लाह ने उसे बनाया था। अब उन दोनों में दोबारा से गहरी दोस्ती हो गई। साधु जो समझता था कि वो एक दूसरे के दुश्मन हैं, इसलिए फैसला उसके हक में आएगा, उसकी गलतफहमी दूर हो गई। बल्कि रजीत ने कुमार से माफ़ी मांगी और वो उससे कहने लगा कि मैं जान गया हूँ भाई कि उस दिन तुम्हारी क्या सूरत हाल थी। मैं गलत था, मुझे समझना चाहिए था। बस ऐसा ही है भाई, जो मुंसिफ होता है उसको अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक फैसला करना चाहिए। अल्लाह ताला ने जब कुरान में कह दिया कि फैसला हमेशा इंसाफ के मुताबिक करो, तो हमें इंसाफ ही करना चाहिए। चाहे हमारा कोई दोस्त हो, भाई बहन ही क्यों ना हो, हमें फैसला हमेशा इंसाफ के मुताबिक करना चाहिए, चाहे उससे हमारे अपनों को ही नुकसान पहुंचे। तो बच्चों, इस तरह से रजीत और कुमार की दोबारा से दोस्ती हो गई। क्यों ना होती, उन दोनों ने ही अच्छा काम किया था, क्योंकि वो दोनों जानते थे कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि जब भी तुम्हारे पास 2 लोग इंसाफ के लिए आए तो फैसला इंसाफ के साथ करो, चाहे उसमें तुम्हारे किसी अपने को ही नुकसान क्यों ना पहुंचता हो। और यही हमारी इस कहानी का सबक भी है कि हमें हमेशा फैसला इंसाफ के मुताबिक ही करना चाहिए।